आजकल एक नाम बहुत सुनने में आ रहा है, जीएसटी 2.0। तो ये है क्या? भारत की टैक्स प्रणाली में एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये नया जीएसटी आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। जरा सोचिए, 3 सितंबर 2025, एक ऐसी तारीख जब भारत में लगभग हर चीज की कीमत एक झटके में बदल गई। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था। इसने देश के हर घर, हर कारोबार पर सीधा और गहरा असर डाला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत आन क्यों पड़ी? मतलब जो पुराना जीएसटी सिस्टम चल रहा था, उसमें ऐसी क्या दिक्कतें थीं, क्या खामियां थीं जिन्हें ठीक करना इतना जरूरी हो गया था? याद है 2017 में जब जीएसटी आया था तो एक राष्ट्र एक कर का कितना बड़ा नारा था। और हाँ, इसने कई सारे पुराने अलग अलग टैक्सों की जगह तो ले ली। लेकिन सच ये है कि इसका जो ढांचा बनाया गया था ना, उसी में कुछ बड़ी परेशानियां शुरू से ही छिपी हुई थी। दरअसल पुरानी जीएसटी व्यवस्था ना 4 बड़ी मुश्किलों के जाल में फंसी हुई थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत थी कंफ्यूजन। कौन सा सामान किस टैक्स स्लैब में आएगा, ये तय करना ही एक सिरदर्दी थी। इससे हुआ ये कि कारोबारियों के लिए टैक्स का पालन करना, मतलब कंप्लायंस, बहुत महंगा और झंझट भरा हो गया। इसका असर हम सब पर, यानी ग्राहकों पर भी पड़ा, क्योंकि ये उलझी हुई टैक्स दरें हमारी खरीदारी को सीधे सीधे प्रभावित कर रही थी। और इन सब के ऊपर सरकार हमेशा इस दुविधा में फंसी रहती थी कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं और इकोनॉमी को ग्रोथ कैसे दें। एक अजीब सी कश्मकश थी। और अगर दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में सिर्फ 1 या 2 जीएसटी रेट्स होते हैं, सिंपल। लेकिन हमारे यहाँ क्या था? 5 से ज्यादा रेट्स और उसके ऊपर सेस अलग। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि भारत का जीएसटी सिस्टम दुनिया के सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम में से एक बन गया था। तो इस सारी जटिलता का, इस कंफ्यूजन का हल क्या निकला? हल था एक नया और पहले से कहीं ज्यादा सरल 3 लेवल वाला ढांचा। इस पूरे सुधार का जो मूल मंत्र था वो बिल्कुल साफ था। पुराने सारे कन्फ्यूजन्स को खत्म करो और एक नई, सीधी साधी 3 रेट वाली व्यवस्था लेकर आओ। तो चलिए इस नए सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे कम दर है 5%। इसे नाम दिया गया है मेरिट रेट। इसका मकसद बिल्कुल सीधा है। रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं, उन्हें सस्ता रखा जाए ताकि आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ कम से कम पड़े। इसके बाद आती है सिस्टम की सबसे अहम दर, 18% वाली स्टैंडर्ड रेट। कह सकते हैं कि यही वो रेट है जो अर्थव्यवस्था की ज्यादातर चीजों पर लागू होगा। अब एक मुख्य दर होने से क्या होता है? सिस्टम में एक रूपता आती है, सिंप्लिसिटी आती है, जो पुराने वाले जीएसटी में गायब थी। और फिर आखिर में है सबसे ऊंची दर, 40%। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, डीमेरिट रेट। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये उन चीजों पर लगाई गई हैं जिनके इस्तेमाल को सरकार बढ़ावा नहीं देना चाहती, जैसे कि बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियां या फिर पान मसाला जैसी चीजें। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इन नए रेट्स का हमारी रोजमर्रा की चीजों पर क्या असर पड़ा। टीवी, सीमेंट, छोटी कारें, ये सब सीधे 28% के ऊंचे स्लैब से उतरकर 18% पर आ गईं। मतलब काफी सस्ता। और इससे भी बड़ी बात, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब 0 जीएसटी है, कोई टैक्स नहीं। साथ ही 33 बहुत जरूरी जीवन बचाने वाली दवाएं भी टैक्स फ्री हो गई हैं। दूसरी तरफ, जैसा हमने बात की, महंगी कारों और पान मसाले पर टैक्स बढ़कर सीधा 40% हो गया। तो ये तो हो गई रेट्स की बात। लेकिन असल दुनिया में, मतलब जमीन पर, इन बदलावों का लोगों पर और बिजनेस पर क्या असर हो रहा है? सच तो यह है कि इसका असर एक लहर की तरह है जो हर घर और हर कारोबार तक पहुंच रहा है। देखिए, इस पूरे सुधार के पीछे एक बहुत जरूरी आर्थिक सोच है। भारत की जो जीडीपी है ना, उसका 58% हिस्सा आता है प्राइवेट कंजम्पशन से। आसान भाषा में कहें तो वो पैसा जो हम और आप अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं। तो लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि अगर इकोनॉमी को रफ्तार देनी है तो सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा हो ताकि वो ज्यादा खर्च कर सके। तो आम घरों के लिए इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि अब खर्च करने के लिए हाथ में ज्यादा पैसा बच रहा है। कैसे? दूध, पनीर जैसी जरूरी चीजें सस्ती हो गई, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाला टैक्स खत्म हो गया तो प्रीमियम कम हुआ,
टीवी, एसी जैसी चीजें या फिर छोटी कारें और टू व्हीलर, ये सब अब पहले से ज्यादा किफायती हो गए हैं। अब बात करते हैं कारोबारियों की। उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी राहत है। सोचिए, टैक्स का हिसाब किताब कितना सरल हो गया है। जो कंप्लायंस का खर्चा था वो कम हो गया है। अब जो कम जोखिम वाले बिजनेस हैं उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिन में हो रहा है। एक्सपोर्ट करने वालों को 7 दिन के अंदर अंदर रिफंड मिल रहा है। और जो टैक्स को लेकर विवाद होते थे वो भी अब नए ट्रिब्यूनल की वजह से ज्यादा तेजी से सुलझ रहे हैं। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। मतलब इस जीएसटी 2.0 के लंबे समय के बड़े आर्थिक लक्ष्य आखिर हैं क्या? इस सुधार के लक्ष्य कई हैं और कमाल की बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला लक्ष्य, घरेलू खपत को बढ़ाना। जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो महंगाई पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगा। और जब ऐसा होगा तो देश में विदेशी निवेश भी ज्यादा आएगा और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था और ज्यादा फॉर्मल होती जाएगी। सब कुछ एक चेन की तरह है। लेकिन जानते हैं, शायद सबसे बड़ा बदलाव इन नंबरों में नहीं बल्कि सोच में है। अब जीएसटी को सिर्फ सरकार के लिए रेवेन्यू यानी पैसा इकट्ठा करने का एक टूल नहीं माना जा रहा। नहीं, इसे एक ऐसे इंजन के तौर पर देखा जा रहा है जो देश की आर्थिक तरक्की को रफ्तार देगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो देखिए, ढांचा तैयार है, सुधार लागू हो चुका है, लेकिन वो एक बड़ा सवाल, वो असली सवाल अब भी बना हुआ है। क्या जीएसटी 2.0 वाकई में भारत के आर्थिक भविष्य को उस तरह से बदल पाएगा जैसी उम्मीद की जा रही है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।